हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका आरजे क्लासेस चौबेपुर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। पहले लेक्चर में हमने पहले वीडियो में हमने ये पढ़ रखा था कि ठोस क्या होता है, ठोस के कितने प्रकार होते हैं। ठोस मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टली और अक्रिस्टली। तो हमने ये बता रखा था कि हमें जो पढ़ना है वो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ना है। तो आज का ये पूरा लेक्चर क्रिस्टलीय ठोस के टाइप के बारे में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपना, टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी हिंदी में कहें तो क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम ये जानते हैं क्रिस्टलीय ठोस यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो मेनली 4 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है यहाँ पे लिख रखा है। आयनिक सॉलिड, सहसर्जक ठोस या नेटवर्क ठोस, या इंग्लिश में कहेंगे तो कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। इसी को एटॉमिक सॉलिड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एटॉमिक सॉलिड के नाम से भी जाना जाता है, एटॉमिक सॉलिड। और आपका नेक्स्ट क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। और चौथा क्या है? मेटेलिक सॉलिड। तो यहाँ पे जो है क्रिस्टलीय ठोस ये 4 प्रकार के हैं। हमें यहाँ पे इन चारों टाइप में जो सॉलिड है, यहाँ पे चारों टाइप हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें बस ये देखना है कि आयनिक ठोस यानी ये ठोस हैं तो क्यों हैं। अगर ये हम देखें तो ये ठोस हैं तो क्यों हैं, पहला हमें ये देखना है। दूसरा, अगर ठोस है तो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन से हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब अवयवी कण कौन से हैं। और हमें ये देखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पास पास हैं वो पास पास क्यों हैं, पास पास क्यों हैं, किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण हैं, किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण पास पास हैं। तो मेनली हमें, चाहे वो हम आयनिक सॉलिड की बात करें, चाहे एटॉमिक सॉलिड या कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड, या तीसरा जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, इनमें से हम किसी भी सॉलिड का बात करेंगे तो उनमें हम बस यही देखेंगे कि उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है। और ठोस है तो जाहिर सी बात है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पास पास हैं, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पास पास क्यों हैं, यानी दूसरे लेवल कहें तो उनके बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, हमें यही देखना है। तो स्टार्ट करते हैं आपका पहला आयनिक सॉलिड। तो समझ लेते हैं आयनिक सॉलिड क्या होता है। इसमें नाम से ही स्पष्ट है, आयनिक। आयनिक मतलब क्या होता है? आयनिक की अगर हम बात करें, आयनिक करने का मतलब क्या होता है? आयन। क्या होता है? आयन। और आयन आपके क्या होते हैं? 2 होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, यानी पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं Na+ और निगेटिव आयन ले लेते हैं Cl-। अब ये आपका अगर हम देखें तो Na+, Cl-, ये आयनिक सॉलिड आपके हो जाएंगे। इस तरीके से Na+, Cl- आपके हो जाएंगे, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl- रेगुलर तरीके से अरेंज होंगे। कैसे अरेंज होंगे? रेगुलर तरीके से अरेंज होंगे। रेगुलर तरीके से अरेंज करने का मतलब क्या है? यहाँ पे Na+ हो जाएगा, फिर Cl-, फिर Na+, फिर Cl-, फिर Na+, Cl-, इस तरीके से ये अरेंज होते चले जाएंगे। तो हमें ये देखना है कि ये अब इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हैं। इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं क्या हैं, और ये पास पास हैं तो किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण हैं। तो पहला तो आंसर हमें मिल ही गया, नाम से ही स्पष्ट है, आयनिक सॉलिड, यानी इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है भाई? इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन है। क्या है? आयन है। ये आयन से मिलके बने हैं। किन से मिलके बने? आयन से। पहले क्वेश्चन का तो आंसर हमें मिल गया। जो दूसरा है, अब ये प्लस माइनस से, तो ये यानी ये जो है ये पास पास क्यों है भाई? सॉलिड है तो पास पास होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण पास पास हैं। तो क्लास 11th में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रखे हैं। केमिकल बॉन्डिंग में आप जानते हैं आयनिक बॉन्ड क्या होता है, यानी जहाँ पे प्लस, यानी आयनिक बॉन्ड क्या होता है आपका?
इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे जब हम समझा रहे हैं तो लिखने का प्रयास न करें, यहाँ पे हमने लेक्चर में नोट्स बना के रखे हैं, तो जहाँ पे समझा लेते हैं वीडियो को पॉज कर लें और उसे नोट डाउन कर लें। क्लियर है? जब समझा रहे हैं तो उस समय केवल वर्ड पे ध्यान दें, वर्ड पे ध्यान दें कि क्या हम बोल रहे हैं, और फिर नोट्स में पढ़ेंगे तो क्लियर भी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आयनिक ठोस की बात करते हैं, तो अब नोट्स देख लेते हैं, नोट्स में क्या लिख रखा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आयनिक सॉलिड यानी यहाँ पे क्या लें, आयनिक ठोसों के अवयवीकरण यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसकी हिंदी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होती है। धनायन और ऋणायन अर्थात आयन होते हैं, ये पहले हम बता चुके हैं। और ये आयन यानी स्थिर विद्युत आकर्षण बल, यानी यहाँ पे क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है बेसिकली, या कूलॉम्ब लॉ कह सकते हैं, कूलॉम्ब या आयनिक बॉन्ड कहा जाए, आयनिक बॉन्ड द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। कूलॉम्ब लॉ जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़ रखे होंगे, फिजिक्स का पहला ही चैप्टर है आपका कूलॉम्ब का नियम। तो कूलॉम्ब के नियम में जैसा हम जानते हैं, अगर कोई दो चार्ज हो, प्लस क्यू हो माइनस क्यू हो और आर डिस्टेंस पे हो, तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये सब फिजिक्स की बातें हैं, तो यही आपका कूलॉम्ब का नियम है, तो कूलॉम्ब फोर्स कहा जाता है, तो वही लिख रखे हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे बना रखे हैं Na+Cl- Na+Cl- Na+Cl-, इस तरीके से रेगुलर तरीके से क्या है, अरेंज है। क्लियर? अब ये क्या होते हैं, ये जो आपके सॉलिड होते हैं, ये अगर ऐसे ही अगर हम छोड़ दें इसे, यानी सॉलिड स्टेट की अगर हम बात करें, तो ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, कुचालक। कुचालक कहने का अर्थ क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा, यानी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या होने चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या होने चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे तो फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, क्योंकि माइनस प्लस के द्वारा तो अट्रैक्ट है, तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसलिए यहाँ पे जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से फ्लो होगा। लेकिन जैसे ही हम इसे पानी में डिजॉल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत का सुचालक हो जाएगा। यानी अगर पानी में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, विद्युत का सुचालक हो जाएगा। या इसे मोल्टेन स्टेट में कर दें। मोल्टेन स्टेट करने का मतलब क्या होता है, मोल्टेन स्टेट की बात करें तो इसी को क्या कर दें, गर्म, यानी नमक को गर्म करते करते लिक्विड में ला दें। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, NaCl जो होते हैं, दो आपके होते हैं, आपके एक्वस सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन, और एक क्या होता है आपका मोल्टेन स्टेट। क्या होता है, मोल्टेन स्टेट, मोल्टेन स्टेट, मोल्टेन स्टेट। एक्वस सॉल्यूशन कहने का मतलब होता है जल में विलयन, जल में कहा जाए इसका सॉल्यूशन। और मोल्टेन की हिंदी होती है गलित अवस्था। गलित अवस्था कहने का मतलब आप नमक को इतना ज़्यादा हीट कर दें, इतना ज़्यादा हीट कर दें कि किस में चेंज हो जाए, लिक्विड में चेंज हो जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, मोल्टेन स्टेट में। तो मोल्टेन स्टेट में होता है तो ये क्या होता है, विद्युत के सुचालक होते हैं। तो यही लिखे हैं। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या है आपका, कि ठोस अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, परंतु गलित अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप क्रिस्टलाइन सॉलिड का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के ये आपका क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट कहा जा है नेटवर्क ठोस, या इसे एटॉमिक सॉलिड के नाम से भी जानते हैं, एटॉमिक सॉलिड के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, जैसा नाम से सहसंयोजक, क्या है, सहसंयोजक, सहसंयोजक। अगर सहसंयोजक की अगर हम बात करें, सहसंयोजक, तो सहसंयोजक बांड हम जानते हैं क्या होता है। सहसंयोजक बांड की बात करें तो सहसंयोजक बंध क्या होता है, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड।
तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, फिर वही बात कि क्लास 11th में आप पढ़ रखे हैं भाई, सहसंयोजक बंध क्या होते हैं। साझे से जो बंध, साझे के इलेक्ट्रॉन से जो बंध बनते हैं, यानी शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, साझे के इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनते हैं उसे क्या कहते हैं, हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो यहाँ पे जो सॉलिड होगा कोवैलेंट सॉलिड, नाम से स्पष्ट है, तो इनमें क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाएगा, यानी एटम के मध्य क्या हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये अगर देखें तो ये पास पास क्यों हैं और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हैं, तो देख लेते हैं। वे क्रिस्टलीय ठोस जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के मध्य क्या हो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इस ठोस का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है कौन, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है कौन। तो इस टाइप के सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम होता है। क्या होता है भाई, एटम होता है। तो ये लिख लीजिएगा कि क्रिस्टलीय ठोस ये नेटवर्क सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होते हैं, एटम। इसी कारण से इसे एटॉमिक सॉलिड के नाम से भी हम जानते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के मध्य क्या होता है, सहसंयोजक बंध पाया जाता है और इसी क्या कहते हैं, सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस कहते हैं। जैसे यहाँ पे बना रखे हैं भाई, कार्बन है, यहाँ पे सहसंयोजक बंध इस तरीके से है, यानी कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो 4 हमें कंप्लीट कर देना है, ऐसे क्या कर कार्बन का कहा जाए बना देना है। आपका इस तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। यानी इसमें आपका एग्जाम्पल में देखेंगे तो ही डायमंड आ जाता है, ग्रेफाइट आ जाता है। हालांकि एक अलग से यानी डेडिकेटेड वीडियो में हम डायमंड और ग्रेफाइट में क्या डिफरेंस है ये देखेंगे, तो वो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, तो वो देख लेंगे। हालांकि नेक्स्ट पे चलते हैं, हम मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी आणविक ठोस। आणविक ठोस क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे भाई, मॉलिक्यूल होंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे भाई, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा, मॉलिक्यूल। और यहाँ पे अगर देखें तो मॉलिक्यूल हम जानते हैं, बेसिकली यहाँ पे मॉलिक्यूल को भी हम कई कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से होंगे अभी देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें मॉलिक्यूल को आप डिवाइड करने का प्रयास करें तो जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल जो है आपका क्या होता है, ये एटम और एटम से मिलके बना होता है। मॉलिक्यूल के एग्जांपल की बात करें तो जैसे हो गया H2O हो गया, NH3 हो गया, H2 हो गया, ये सब क्या है आपके मॉलिक्यूल हैं। तो इस मॉलिक्यूल में से कुछ पोलर होते हैं, कुछ क्या होते हैं आपके पोलर होते हैं, कुछ पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, कुछ क्या होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। और आप पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बारे में क्लास 11th में पढ़ रखे हैं। क्लास 11th में क्या पढ़ रखे हैं कि पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है। चलिए तो देख लेते हैं। आणविक ठोस यानी जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। और इन ठोसों के मध्य निम्नलिखित आकर्षण बल पाए जाते हैं, यानी ढेर सारे आकर्षण बल पाए जाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लंदन फोर्स होता है। तो ये सभी यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाए जाते हैं। यहाँ पे इस यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड को समझने के लिए आपका क्लास 11th में जो आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोई मॉलिक्यूल कैसे पोलर है कि नहीं है, ये पहचानना आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो फिर दिक्कत है। हालांकि एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम दे देते हैं कि आपका पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है। पोलर मॉलिक्यूल हिंदी में इसे कहते हैं ध्रुवीय अणु, पोलर मॉलिक्यूल। पोलर कहने का मतलब होता है कि जिसके दो पोल होते हों। क्या होते हैं, दो पोल। पोल कहने का मतलब क्या भाई, प्लस और माइनस। जिनके दो पोल होते हों उसे हम क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। हालांकि पोलर मॉलिक्यूल का जो हम बताते हैं कि ये पोलर है कि नहीं है, तो वो हम ये डायपोल मोमेंट होता है, म्यू डायपोल मोमेंट की सहायता से हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। डायपोल मोमेंट की सहायता से क्लास 11th में आप पढ़ रखे हैं। हालांकि यहाँ पे पोलर का अर्थ हम क्या समझेंगे भाई, दो पोल होना प्लस, एक ही में दो पोल होना, प्लस और माइनस। और कुछ पोलर मॉलिक्यूल के यहाँ पे एग्जाम्पल हम दे देते हैं।
हालांकि जिसे क्लास 11th का याद होगा पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है वो बड़े अच्छे से समझ रहा होगा, और जिसे नहीं याद होगा तो एग्जाम्पल से काम चला ले कि पोलर मॉलिक्यूल के ये सब एग्जाम्पल होते हैं। जैसे भाई HCl हो गया, आपका H2O हो गया, और NH3 हो गया, ये सब क्या होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपका क्या होता है? वे मॉलिक्यूल जिनका डायपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो होता है। डायपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो होता है, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन पोलर। और वे मॉलिक्यूल जिनका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है वो क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल होता है। अब ये जो डायपोल मोमेंट हम नाम ले रहे हैं ये उसी स्टूडेंट को समझ में आएगा या उसी बच्चों को समझ में आएगा जो लोग क्लास 11th में डायपोल मोमेंट पढ़ रखे हैं। हालांकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल देखें तो H2 हो गया, आपका N2 हो गया, O2 हो गया, ये सब क्या है? नॉन पोलर आपके मॉलिक्यूल हैं। क्लियर है? अब इसी में एक और टर्मिनोलॉजी आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है उसे भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी हाइड्रोजन बंध। तो हाइड्रोजन बंध क्या होता है? तो जब हाइड्रोजन बंध का डेफिनेशन अगर देखें तो जब एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जब एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच आए। क्या कहा? ध्यान से सुनिएगा आप। जब एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जब एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच आए और उनमें से एक के साथ ही सहसंयोजक बंध बनाए यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनाए, तो दूसरे के साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ेगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ेगा। और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, जैसे यहाँ पे HF के ढेर सारे मॉलिक्यूल ले लेते हैं, HF दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन आपका क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और फ्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो देखिए एक के साथ क्या हुआ? सहसंयोजक बंध बना है और यहाँ पे कोई कहा जा बॉन्डिंग नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। हालांकि इसके लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हमने एक तरीका बना के रखा है, जो लोग क्लास 11 में पढ़े हैं ठीक है, अदरवाइज एक तरीका बताते हैं यानी ट्रिक की, जिससे आप आसानी से कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भूलेंगे नहीं। तो ट्रिक क्या है? मेल को हम यहाँ पे जनरली ये ट्रिक एक तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग को याद करने का कि कभी भूले ना। मेल को क्या होता है? पॉजिटिव होता है। मेल को हम किससे डिनोट करेंगे? पॉजिटिव। और फीमेल को किससे डिनोट करेंगे? निगेटिव से डिनोट करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं एक कोई कपल है। कपल करने का मतलब आप जान ही रहे हैं भाई, प्लस और माइनस, यानी कपल है ये, इनका शादी हो गया है। अब ये कहा जाए यानी ये जो प्लस है इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी इनके साथ तो है ही माइनस के साथ, अगर कोई दूसरा माइनस हो, अगर कोई दूसरा माइनस यानी दूसरा माइनस मतलब फीमेल, अगर कोई दूसरा यहाँ पे हो तो यहाँ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ न कुछ लगेगा ही लगेगा, बशर्ते यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके साथ तभी लगेगा जब ये या तो ये वाला जो निगेटिव है या तो ये इसके इक्विवेलेंट हो या तो उससे बढ़िया हो, तभी कहा जाए यहाँ पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो यही आपका क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच आता है, उनमें से क्या हो? बंध, एक के साथ क्या हो? सहसंयोजक बंध बना हो, तो दूसरे के साथ कहा जाए क्या होता है आपका? दूसरे के साथ हाइड्रोजन, दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, उसी को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंध। यहाँ पे कंडीशन है, जैसे यहाँ पे कंडीशन था भाई, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तभी लगेगा जब ये क्या हो? या तो उससे बढ़िया हो, यानी जो महिला है वो उससे बढ़िया हो, या तो कहा जाए उसी कैटेगरी की लगभग हो। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन किन तत्वों के मध्य लगता है? जैसे यहाँ पे दो
यहाँ बताया ना हमने, दोनों निगेटिव कहा जाए बढ़िया होने चाहिए। तो बढ़िया करने का मतलब पूरे पीरियाडिक टेबल में जानते हैं सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होता है, फ्लोरीन, और दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा नाइट्रोजन। यानी पूरे पीरियाडिक टेबल में सबसे अगर कोई मजबूत आदमी है या किसी की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है तो कौन है, फ्लोरीन है। दूसरे नंबर पे कौन है, ऑक्सीजन है। तीसरे नंबर पे कौन है, नाइट्रोजन है। तो इस बात को याद रखिएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सदैव कहा जाए FON के मध्य ही लगता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के मध्य लगता है। चलिए तो आगे अब समझ लेते हैं। अब यहाँ पे तो ये आपको समझ में आ गया होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो आकर्षण बल है। वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये क्या है, इसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये है क्या। तो वो यूनिवर्स में कोई भी दो मॉलिक्यूल हो, कोई भी दो मॉलिक्यूल हो, हाँ कोई भी अगर दो मॉलिक्यूल हैं तो इनके बीच एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता ही करता है। और कोई भी दो मॉलिक्यूल है तो उनके मध्य एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम वीक वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट जो है एक आपका है लंदन फोर्स। ये लंदन फोर्स क्या होता है, कई लोग को तो ये पहली बार नाम सुने होंगे कि लंदन फोर्स क्या होता है। तो चलिए समझते हैं। जब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये कैसे मॉलिक्यूल होने चाहिए भाई, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होने चाहिए। ये भी क्या होना चाहिए भाई, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के मध्य वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, लंदन फोर्स। ध्यान दीजिएगा, वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और लंदन फोर्स में डिफरेंस है। वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई भी दो मॉलिक्यूल हो, इवन दो पोलर हो नॉन पोलर हो, उनके मध्य एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया ही जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, एक दुर्बल आकर्षण बल पाया जाएगा, जिसे हम वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। आइदर अगर पोलर मॉलिक्यूल होगा तो उनके बीच डायपोल डायपोल यानी डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगेगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का होगा जैसे H2 है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी लगेगा, लेकिन वहाँ पे वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी पाया जाएगा। लेकिन लंदन फोर्स क्या है भाई, लंदन फोर्स एक तरीके का वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। बस अंतर क्या है भाई, जब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के मध्य फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, लंदन फोर्स कहते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या होता है इसे समझ लेते हैं। जब कोई पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मतलब दो पोल होता है भाई, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस, तो यहाँ पे ये प्लस और माइनस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इसी को क्या कहते हैं, डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे चारों कहा जाए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसका अर्थ हमने बता दिया, इसी का आगे यूज करेंगे। अगर ये चारों समझ में आ गया तो आगे कहा जाए समझना बहुत आसान है। चलिए तो देखते हैं। आणविक ठोस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। इन ठोसों के मध्य निम्नलिखित आकर्षण बल पाया जाता है, कौन कौन पाए जाते हैं हमने बता दिया है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या लिख रखा है। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक भाई मॉलिक्यूल की बेसिस पे, तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो पहला देखते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। यानी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या हो जाएगा आपका, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, जैसा नाम से स्पष्ट है पोलर मॉलिक्यूल है, यानी इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा भाई, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा। तो वहीं लिख रखे हैं वे आणविक ठोस जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पोलर मॉलिक्यूल हों, तो ऐसे आणविक ठोस को क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। जैसे आपका पोलर मॉलिक्यूल हमने एग्जांपल बता रखा है HCl HCl HCl, तो इनके मध्य भाई दो पोल हैं तो प्लस पास पास रहेंगे ही रहेंगे। तो अब यहाँ पे इनके मध्य कौन कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, तो एक तो डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड,
नाम से ही स्पष्ट है भाई कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, नॉन पोलर होगा। नॉन पोलर का एग्जांपल हमने बता रखा है H2 भाई। तो वे आणविक ठोस जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, तो ऐसे आणविक ठोस को अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं, यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड H2। तो इनके मध्य कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा भाई, वीक वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और इसे आसानी से वीक वंडर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप नोट्स लिख सकते हैं। क्या नोट्स है, लिख सकते हैं आप। यहाँ पे क्या लिखें, वे आणविक ठोस जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, तो ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड को क्या कहते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे लंदन फोर्स कहा जाए, और हाँ, नॉन पोलर मॉलिक्यूल यानी अगर हम देखें तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के मध्य पाए जाने वाला आकर्षण बल क्या होता है, लंदन फोर्स। यानी इनके मध्य कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, लंदन फोर्स पाया जाता है। और लंदन फोर्स क्या होता है, यहाँ पे लिख रखे हैं कि दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लंदन फोर्स कहते हैं, जो कि पीछे बता चुके हैं। चलिए अब देखते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, ध्यान दें, हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा भाई, मॉलिक्यूल ही होगा। ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिनके मध्य हाइड्रोजन बंध लगे, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, मॉलिक्यूल ही होगा, बट ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिनके मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता हो, जिनके मध्य क्या पाया जाता हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता हो। जैसे H2O हो गया, NH3 हो गया, HFB कहा जा, हाँ HFB हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। तो ऐसे आणविक ठोस जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, तो ऐसे आणविक ठोस को हाइड्रोजन आणविक ठोस कहते हैं। यहाँ पे डायग्राम बना रखे हैं। और इनके मध्य कौन कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा भाई, अगर H2O है तो ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल भी है, तो इनके मध्य डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा, और वीक वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी पाया जाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो पाया ही जाएगा। यानी इनके मध्य 3 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं देख लेते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर सॉलिड के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल, डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब लास्ट कहा जाए इसका टॉपिक है, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड का लास्ट टाइप है मेटेलिक सॉलिड। अब मेटेलिक सॉलिड समझते हैं। मेटेलिक सॉलिड क्या होता है, तो धात्विक ठोस जो मेटेलिक सॉलिड होता है वो मेटल से मिलकर बना होता है। क्या होता है, मेटल से मिलकर बना होता है। अभी मेटल क्या होता है भाई, मेटल वे तत्व होते हैं जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। मेटल क्या होते हैं, मेटल यानी धातु क्या होते हैं, मेटल यानी हिंदी में कहें तो धातु क्या होते हैं, वे तत्व यानी वे एलिमेंट जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। अब भाई धनायन बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा कि नहीं, भाई M+ बना लिया तो एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा, यानी कोई भी अगर मेटल है तो इलेक्ट्रॉन तो उत्सर्जित करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वो क्या लिखा हुआ है, धात्विक ठोस धातु से मिलकर बने होते हैं। धातु कहने का धनायन बनाने की प्रवृत्ति होता है। कोई भी धातु जब धनायन बनाता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। यहाँ पे हमने उत्सर्जित करा दिया। अब यहाँ पे हम F यहाँ पे एग्जाम्पल कहा जा दे रखे हैं। अब ये क्या है इसे थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे Fe आपको दिख रहा होगा, Fe+2 यानी Fe मॉलिक्यूल है। Fe+2 मॉलिक्यूल यहाँ पे ले रखे हैं। Fe+2 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 Fe+2। यहाँ पे देखिए थोड़ा दूर दूर बन रहा है, थोड़ा दूर दूर यहाँ पे लग रहा होगा कि ये इतने दूर दूर क्यों है, जबकि हैं बहुत पास पास हैं। क्या हैं, बहुत पास पास हैं। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है कि प्लस प्लस तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, माइनस माइनस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और यहाँ पे Fe+2 Fe+2 एक साथ, ये दोनों साथ में कैसे रह रहे हैं।
ये दोनों साथ में कैसे रह रहे हैं। तो यहाँ मेन हमें ये समझना है कि ये दोनों साथ में क्यों हैं। क्लियर है? क्योंकि प्लस प्लस तो कहा जाए एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी ये दूर भागने चाहिए, लेकिन ये बहुत यानी ये अगर देखें तो बाकी सभी के कहा जाए कंपेरिजन में, बाकी सभी सॉलिड के कंपेरिजन में ज़्यादा ये सॉलिड होता है, ज़्यादा बढ़िया सॉलिड होता है, ज़्यादा मॉलिक्यूल पास पास होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, रीजन समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो Fe+2 है, तो ये इसका पेरेंट एलिमेंट कौन है, Fe है भाई। क्या है पेरेंट एलिमेंट, Fe है। तो जब ये Fe है तो Fe से Fe+2 जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा कि नहीं भाई। Fe से Fe+2 बनाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा। तो यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गैसियस रूप में रहते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, गैसियस रूप में इस तरीके से रहते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन इस जो गैसियस रूप में है यहीं इसे बांधे रहते हैं। इसीलिए आप कहा जाए लोहा कोयले अगर उसे पीटें तो चिपटा हो जाएगा, लेकिन कहा जाए टूट अगर मोड़ेंगे मुड़ जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं, क्योंकि जैसे ही मोड़ते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन गैस रूप में रहते हैं, वो खिसक जाते हैं। क्या हो जाते हैं, खिसक जाते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के नाम से जाना जाता है। चलिए, तो ये लेक्चर इसी जगह समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।